एवरीवन, देखिएगा इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज करते हैं सॉल्व। एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश से 2 घटाया जाता है और हर को 1 बढ़ाया जाता है तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है। ये भिन्न से संबंधित क्वेश्चन है। तो देखो, पहले तो आपको ये पता होगा ही कि जैसे 2/5 लिखा है तो ऊपर वाला तो क्या होता है, अंश, इसे न्यूमरेटर कहते हैं, और ये होता है हर, डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर होता है। ठीक है, तो देखो इसमें एक भिन्न है जिसके बारे में बताया गया। तो सबसे पहले हम भिन्न को मान लेंगे। माना हमारी भिन्न वो क्या है, x/y, यानी ये तो मेरा अंश हो गया और नीचे वाला हो गया मेरा हर। सही है यहाँ तक बात? अब जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम चलेंगे इसमें। तो देखो, ये मेरा अंश है और ये मेरा हर है। अब क्या कह रहे हैं, एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। ये है ना, इससे 4 कम है, ये 4 ज़्यादा है। मेरी बात समझ रहे हो ना? ये क्या है, 4 ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो इसमें से 4 माइनस कर दो तो ये बराबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? बताओ भाई, ये 4 ज़्यादा था, या तो 4 इसमें प्लस कर दो या 4 इसमें से घटा दो तो ये बराबर हो जाते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, x को तो यहीं रहने दो, y को इधर लाऊंगा, साइन चेंज हो गया आएगा, इधर हो गया y, इधर रह गया -4। हमारी इक्वेशन बन गई एक। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया मैंने। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब देखो उन्होंने जो बोला है, आगे फिर बढ़ते। अब वो कह रहे हैं यदि अंश से 2 घटाया जाता है और हर को 1 बढ़ाया जाता है, तो फिर से लिख लेंगे, ये मेरा अंश हो गया, ये मेरा हर हो गया। यही तो माने थे मैंने। यदि अंश से 2 घटाया जाता है, इससे मैंने मान लो 2 घटा दिया, माइनस कर दिया 2, और हर को 1 बढ़ा दिया, इसमें 1 मैंने प्लस कर दिया, तो क्या हो जाता है, तो हर यानी ये वाला अंश का 8 गुना हो जाता है, यानी अंश के 8 गुने के बराबर हो जाता है ये वाला। यानी इसका मैं 8 गुना कर दूं तो जो है इसके बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? अब देखो, 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसमें ब्रैकेट में, 8x - 8 2 16 यानी 16, और y + 1। y को इधर ले आएंगे x के पास। अब देखो, इधर प्लस का, इधर का हो जाएगा माइनस का, माइनस का y हो गया। इधर हमारा 1 पहले से ही है, 16 को इधर ले जाएंगे हम, तो इधर का हो जाएगा, प्लस का होगा, नहीं होगा? साइन चेंज हो जाते हैं इक्वल से इधर जाने पर या इधर से इधर आने पर। तो ये इक्वेशन बन गई मेरी 8x - y = 17। ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है, बस मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ से करेंगे, दोनों समीकरण को हल करने पर दोनों को लिख लो। पहला है मेरा x - y = -4, और दूसरा है 8x - y = 17। अब देखो ध्यान से, इसमें भी y है, ये भी y है, लेकिन दोनों के साइन सेम है। जब साइन कभी भी सेम हो तो घटाने पर साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाले के। तो देखो, नीचे वाले को उठाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा ना, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हुआ। घटाने पे क्या होता है, नीचे वाले के सभी साइन चेंज हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब देखो, माइनस और ये प्लस कट गए, नहीं कट गए, कैंसिल हो गए। अब माइनस के 8x है ना, और प्लस का 1x, तो माइनस के 7x बचेंगे, इक्वल माइनस के 17 और प्लस के 4 है, माइनस के 4 हैं, दोनों ही माइनस के हैं, तो माइनस के कितना हो जाएगा, 21। सही बात है? तो x = -21, और नीचे आ जाएगा 7 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 3 जा, x की वैल्यू 3 आ गई आपकी। सही है? अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल देना, फर्स्ट में या सेकंड में, तो y का वैल्यू आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक कहाँ है मेरा समीकरण, ये रहा,
तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4। इसमें x ये पे कर दूंगा मैं, 3 डाल दूंगा, जो x मेरा 3 आया है ना, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 4। माइनस वाई यहीं रहने दो, और माइनस 4 पहले से ही है, तो देखो 3 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा 3। बताओ ये बात समझ में आ गई? तो देखो कितना हो जाता है, ये माइनस का वाई था ना, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 4 दोनों ही माइनस के, तो माइनस के 7 हो गया। देन वाई इज इक्वल टू क्या होगा, -7 अपॉन -1 कहो, या ऐसे मान लो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ भी काट सकते थे आप माइनस से माइनस, तो यानी वाई इज इक्वल टू कितनी आ गई आपकी, 7 आ गई। अर्थात हमारी वो भिन्न क्या रही होगी, अब आंसर हो गया आपका। भिन्न हमारी क्या मानी थी मैंने, x अपॉन वाई, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 3, वाई की वैल्यू कितनी आई है 7, यानी वो फ्रैक्शन ये थी, यानी भिन्न ये थी, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान देते रहना इनको, बहुत आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन को रीड अच्छे से किया करो, जिससे पता चलता है इसमें क्या दे रखा है। इसमें कहा है सी के अंक ए से 25% कम है, यानी सी के जो अंक हैं, सी के जो मार्क्स हैं एग्जाम में, इससे क्या है 25% कम है, और बी के मार्क्स सी से 30% अधिक है। तो बी के अंक ए से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है? क्वेश्चन समझ रहे? देखो मैं समझाता हूँ आपको। देखो यहाँ ए से 25% कम है, तो हम ए के मान लेंगे, माना ए के अंक x है, एग्जाम में मान लो उसके x है, तो सी के अंक क्या होंगे, सी के अंक कह रहे हैं इससे 25% कम है, इससे 25%, तो इसका पहले 25% निकाल तो रहे, 25% कम है, तो पहले 25% निकालना पड़ेगा, तो इसका 25% निकालेंगे। कभी भी परसेंट का साइन दे रखा हो तो समझ लेना 100 नीचे आना है, ये ध्यान रखना। और किसका निकालना है 25%, हम x का, तो कितना होगा 25 चौका 100, यानी x/4 इतने कम है। तो सी के अंक कितने हो जाएंगे, x के वो ए के x थे, इसमें से 25% घटा दिया मैंने, तो 4x, 4 का गुणा करेंगे, 4x में से 1x जाएगा 3x, 3x/4, ये किसके आ गए आपके, सी के आ गए, ये ए के हो गए और ये सी के हो गए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते, और बी के अंक सी से 30% अधिक हैं, एक बी और है, देखो बी के अंक सी से 30% क्या है, अधिक है, सी के मार्क्स हमारे ये हैं, इससे भी 30% ज़्यादा है, तो पहले इसका हम 30% निकालेंगे, ठीक है ना, और इसको किस में जोड़ देंगे, सी के मार्क्स में जोड़ देंगे, तभी तो बी के अंक खुद निकल के आएंगे। तो इसका 30% निकालो पहले, तो परसेंटेज दिया होता है तो हमेशा 100 कहाँ था, नीचे आता है, और किसका निकाल रहा हूँ मैं, 3x/4, इसी का तो निकाल रहा हूँ 30%। ठीक है, अब देखो काट पीट कर लो इसको, देखो 0 से 0 चला गया, और 3 3 जा 9x, और नीचे कितना रह जाएगा 40, ये तो रह जाएगा, 30% ही आ गए। तो बी के अंक कितने हो गए, बी के अंक इतने ज़्यादा हैं, किससे, इससे, तो इसी में जोड़ दो, 3x/4 सी के हो गए, इसका 30% जोड़ दो इसमें, तो ये बी के निकल के आ जाएंगे हमारे। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 40, 4 का भाग देंगे 10 बार, 10 या 30x, 40 से कम 40, 1 का करेंगे 9x, ऐसे ही आ जाएगा, यानी ये हो गए आपके 39x/40, ये बी के अंक हो गए। समझ गए? अब देखना ध्यान से, हम यहाँ से क्वेश्चन टर्न लेता है। अब वो कह रहे हैं कि बी के जो अंक हैं वो ए से कितने प्रतिशत कम है अथवा अधिक है। तो देखो इसको ध्यान दो,
ये बी के हैं, ये हमारे सी के हैं, ये ए के हैं। तो ए के हैं एक्स और ये हैं 39 एक्स अपॉन 40। तो मुझे लग रहा है ये ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है घटा के देख लेंगे। ए के अंक अधिक हैं, अधिक हैं। और कितने अधिक हैं ए वाले में से घटा के देख लेंगे। ए हमारे कितने हैं एक्स हैं, एक्स में से 39 एक्स अपॉन 40 घटा के देख लो इसके बी वाले के। तो देखो 40 एक्स में से 39 जाएंगे, एक एक्स बचेगा नहीं बचेगा, इतने ज़्यादा है। अब ये कितने प्रतिशत है, प्रतिशत निकाल दो। प्रतिशत जब निकालते हैं तो देखो एक्स अपॉन 40। प्रतिशत कभी भी याद रखना, निकालेंगे तो क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और डिवाइड किससे करेंगे, एक्स से। एक ही कितने हैं एक्स ही तो हैं, तो एक्स से डिवाइड कर दो इसको। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 10/4। 2 से कैंसिल कर दो, 2 5 जा 2 2 जा, 2 से काट दो 5 को, 2.5% अधिक है। ये इसका आंसर आ गया, समझ गए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा गया है साधारण ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 5% प्रति वर्ष की दर से स्वयं का 6 गुना हो जाती है, समय अवधि ज्ञात करो। यानी कोई पैसा है जिसे निवेश किया गया है और जिसका रेट है 5% प्रति वर्ष से वो क्या हो जाती है 6 गुनी हो जाती है। तो कितने समय में 6 गुनी होगी। साधारण ब्याज पर दी गई, ये ध्यान रखना इस चीज़ को। तो सबसे पहले उस राशि को हम मान लेंगे जिसे कहते हैं मूलधन। माना धनराशि एक्स मान ली, ठीक है मैंने। तो मिश्रधन कितना हो रहा है 6 गुना तो हो रहा है, इसका स्वयं का 6 गुना हो जाती है, यानी ब्याज वगैरह लगा के कितने गुना हो रही है 6 गुना। तो मिश्रधन मेरा कितना हो गया 6x। इस चीज़ को समझ गए आप। जैसे कोई x रुपया हमें ब्याज पे दिया या लिया और कुछ समय बाद हमें 6x रुपये वापस मिले, 6x हो जाती है, तो ये क्या हो गया मिश्रधन ही तो हो गया, इसमें ब्याज भी शामिल है आपकी। अब ब्याज कितनी है, साधारण ब्याज निकल जाएगी यहाँ से। साधारण ब्याज इज इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन आपका कितना है 6x, मूलधन कितना है आपका x है, कितना आ जाएगा 5x ही तो आ गया, ये ब्याज आ गई। और साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा, प्रीवियस क्लास में बहुत पढ़ा है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100, यही तो होता है। साधारण ब्याज कितनी है आपकी 5x है, मूलधन कितना माना था मैंने x माना था ना, दर कितनी है 5% जो दे रखी है, समय हमें निकालना t अपॉन 100। यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये तो सब इधर आ जाएंगे सब, x इंटू 5 इंटू टी इज इक्वल टू 100 का गुणा करेंगे तो 500x हो जाएगा। ये x और t निकालना है हमें, तो ये 5x कहाँ जाएगा इसके नीचे पहुँच जाएगा, x इंटू 5, इससे कैंसिल हो गया, 5 से कट गया 100 बार, तो 100 वर्ष लग जाएंगे उसको 6 गुना होने में। इसका आंसर आ गया, समझ में आराम से आ गया होगा मुझे उम्मीद है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला क्वेश्चन तो है यहीं पे, देखिएगा इसमें लिखा गया है, पहले क्वेश्चन को रीड करो बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। 3 लोहे की गेंदों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2:3 है। इन्हें पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बड़ी लोहे की गेंद में ढल दिया जाता है, तो सबसे छोटे गेंद का व्यास क्या होगा। देखो मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को, आप टेंशन मत लो। देखो 3 गेंद हैं लोहे की, एक छोटी है, एक थोड़ी सी बड़ी है, एक इससे भी बड़ी है। इन्हें ढालकर पिघलाकर एक बड़ी गेंद में बदल दिया जाता है, ठीक है। और इसकी तो रेडियस दे रखी है त्रिज्या, बड़ी वाली की जो ढाल के बनती है ये है 6 सेंटीमीटर। अच्छा इनकी जो रेडियस है इसका हमें अनुपात दे रखा है त्रिज्याओं का, त्रिज्याओं का अनुपात, जैसे मान लो इसकी R1 है, इसकी R2 है, इसकी R3 है,
तो इनका अनुपात दे रखा है। अनुपात क्या दे रखा है? 1:2:3 ये दे रखा है। अच्छा, तो इसको मान लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट जब भी कभी भी तुम्हें रेशियो में दे रखा हो तो लेट कर लिया करो, हमेशा मान लिया करो। लेट नहीं माना कि पहली वाली की त्रिज्या क्या हो गई, x लगा के मान लो। x हो गई 1x है, दूसरे की ना हो जाएगी 2x और तीसरे की नहीं हो गई 3x। तीनों की मैंने त्रिज्या मान ली। अब यहाँ गोले, गोले का आयतन क्या होता है? आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। गोले का आयतन देखो, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आर यहाँ पे क्या है? त्रिज्या है इसकी, रेडियस है। ये फॉर्मूला लगेगा। तो देखो, अब मैं इसका वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, आयतन। तो 4/3 पाई आर क्यूब। आर इसकी कितनी है? एक्स है, तो एक्स का क्यूब हो गया, प्लस प्लस लगा दिया। दूसरे वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आर इसकी कितनी है? 2x है, तो 2x का क्यूब प्लस 4/3 पाई। अब इसका देखो, इसकी आर कितनी रेडियस 3x मानी थी ना, तो 3x का क्यूब। और इन सबको मिला के क्या बनती है? बड़ी वाली बॉल। 4/3 इसका भी वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर क्यूब। आर कितनी है? 6, तो 6 का क्यूब कर दो इसका। ये लाइन समझ में आ गई तो समझ लो क्वेश्चन हो गया। देखो 4/3 सब में कॉमन है कि नहीं है? तो 4/3 को कॉमन ले लिया मैंने। 4/3 पाई भी कॉमन आएगा। यहाँ क्या रहेगा? एक्स क्यूब। यहाँ 2x का क्यूब कितना हो जाएगा? देखो 2x का क्यूब, 2x का क्यूब करेंगे तो खत्म करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8x क्यूब हो गया। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका 8x क्यूब प्लस 3x का क्यूब। 3x का क्यूब देखो, 3x का क्यूब कैसे करेंगे? 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। 3x मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 3x, 3 3 9 3 27, और x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x है x की पावर 3, ये 27x क्यूब हो गया। इधर 4/3 पाई, यहाँ 6 का क्यूब कर दो। 6 का क्यूब यानी 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 3 बार कर देना। तो देखो 4/3 पाई, इधर से बैठाओ इधर से बैठाओ, ऐसे हट जाता है, इक्वल बीच में लगाए ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, ध्यान देना। 27 और 8 हो गए 35, 35 और 1 36x क्यूब हो गया। ये तीनों को जोड़ दिया मैंने, ये हो गया 36x क्यूब इज इक्वल टू, इसे ऐसे रख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो x क्यूब बराबर क्या आ जाएगा? इसे नीचे ले आओ, 6 गुणा 6 गुणा 6, नीचे आ गया ये वाला 36, 36 से 36 कट गया, 6 36 होता है ना। तो यहाँ से मैंने देखा x क्यूब बराबर कितना आया? 6। अब x बराबर क्या होगा? तो देखो तुमने पढ़ा होगा क्यूब रूट, घनमूल और स्क्वायर रूट देखे होंगे ना। जैसे x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू कैसे करते थे हम? ऐसे। इसका कितना है? 4 4 चौक 16 होता है। ठीक है, अगर x क्यूब बराबर आपका दे रखा है 27, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? तो देखो ऐसे लगा देते हैं इस क्यूब को, ये 3 यहाँ पे आ जाता है अंदर, इसके अंदर 27, ऐसे लिख देंगे इसको हम। इसका तो क्यूब रूट आ जाता है, इसके फैक्टर कर लेते हैं, 3 3 9 3 27, 3 3 के जोड़ा में से बाहर आता है क्यूब में, स्क्वायर में 2 2 के में से आता है। ठीक है ना? तो इसी तरह मैं इसको, अब 6 का तो आ नहीं सकता, तो मैं क्या लिख दूंगा? एक्स इक्वल टू, ऐसे लगाना, ध्यान देना, वहाँ पे यहाँ 3 लगा देना, तो समझ जाएगा वो क्यूब रूट ले रहा है, यानी घनमूल ले रहा है किसका? 6 का। एक्स की वैल्यू आ गई। अब उन्होंने प्रश्न पर ध्यान दो, उसने क्या कहा? सबसे छोटी गेंद का व्यास, सबसे छोटी गेंद क्या है मेरी? यही तो है, और इसकी त्रिज्या क्या है? एक्स है, और एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई, यानी सबसे छोटी गेंद की त्रिज्या कितनी आ गई? क्यूब रूट 6, ये आ गई। बात समझ में आ रही है ना? अब उन्होंने क्या पूछा? व्यास पूछा है। व्यास त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना होता है, तो व्यास निकाल देंगे आप। व्यास क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या, त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी 2, और रेडियस कितनी आई है आपकी? 3 रूट 3, वो क्यूब रूट 6
अब इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना, मत तुम 2 या 6 कर दो, इसमें ये अंदर है, इसमें मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ये तो केवल इस बात का है सिंबल कि ये शिक्षक क्या ले रहे हैं, क्यूब रूट ले रहे हैं सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो देखो इसमें बड़ा अंतर है, इसमें जैसे ऐसे लिखा है और इसमें ये अंतर है। इसे क्या पढ़ेंगे 3√6, इसे पढ़ेंगे क्यूब रूट 6। समझ गए? ये अलग है, ये अलग चीज़ है। ये क्वेश्चन आपका ये 4th भी हो लिया। अब एक और कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो क्वेश्चन को रीड करो। एक विक्रेता 8,200 रुपये के फ्रिज पर 11% की छूट देता है, फिर भी वह 600 रुपये का लाभ कमा लेता है, लाभ अर्जित करता है, तो फ्रिज का क्रय मूल्य क्या था? तुमने देखा होगा सेल वगैरह लगती है ना, छूट देते हैं ये लोग, हम बड़े खुश होकर ले आते हैं सामान कि छूट मिल रही है, लेकिन वो करते क्या है कि उस पर जो कीमत है ना, जैसे कोई चीज़ है ये, इस पर कीमत वो इतनी डाल देगा, इतनी कीमत डाल देगा कि छूट देने के बाद भी उसे फ़ायदा होगा। वो उस पर कीमत इतनी ठोक देते हैं, उस पर छाप देते हैं, लोग लगा देते जो भी है, कि छूट देने के बाद भी उसे फ़ायदा होगा। समझ गए मेरी बात को? तो बस देखो, वो पूछ रहे हैं कि उसकी वास्तविक कीमत क्या थी, क्रय मूल्य क्या था, तो मान लेंगे उस चीज़ को, माना क्रय मूल्य x है, ठीक है, और अंकित मूल्य जो उस पर छपा हुआ है, जैसे हम देख के छूट मांग रहे हैं, अंकित मूल्य है उस पर 8200, 8,200, ठीक है, और छूट कितने की दे रहा है उस पर 11% की छूट दे रहा है, ठीक है। तो 11% छूट किस पे देगा, जो उस पर लिखा हुआ कीमत इसी पे तो देगा, तो 11% निकाल दो इसका पहले तो, यानी 11% दिया हो तो 100 कहाँ आएगा नीचे, मल्टीप्लाई 8200, ये तो है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो हुई, यानी 82 गुणा 11 कर दो, 11 दूनी 22, 11 88 और 2 90, 902 रुपये की छूट मिल रही है आपको, आप खुश हो गए साहब छूट मिल रही है, लेकिन उसकी कीमत ही पहले से बहुत बढ़ा के उस पर अंकित मूल्य डाल रखा है, उसे तो फ़ायदा ही फ़ायदा होना है। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया, आपने कितने में खरीदी वो, विक्रय मूल्य हो गया 8200, तो था ही कीमत उस पर लिखी हुई, अब छूट भी दे रहा है 902 की, तो आपको कितने का पड़ेगा, ये पड़ेगा 7,298, कितने रुपए का पड़ा, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद भी उस बंदे को 600 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अब ध्यान देना क्वेश्चन में, वास्तविक विक्रय मूल्य क्या था उसका, वास्तविक विक्रय मूल्य वो कह रहा है जो मेरा क्रय मूल्य x है, x का खरीद के लाया हूँ, और 600 रुपये मुझे इस पर फ़ायदा की चाहिए साहब, यानी इतना उसे, उसके लिए वास्तविक कीमत क्या है उस बेचने में, उसे इतने का चाहिए, क्यों, x तो उसको खरीद के लाया है और 600 रुपये फ़ायदा का मांग रहा है, तो ये वास्तविक मूल्य है। ये वास्तविक मूल्य किसके इक्वल दे रहा है, वो इसके बराबर दे रहा है, इसके बराबर डाल दो इसको, x + 600 = 7298, ये वाला x = क्या होगा, इसे इधर माइनस कर देना, घटा दो उसको, आंसर आ गया आपका। तो देखो 8 9 और ये 6 और ये 6, ये है क्रय मूल्य जिसने वो दुकानदार खरीद के लाया था, साफ साफ लिख दूंगी, है ना, 6,698, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आ गया? इन क्वेश्चनों को देख लीजिएगा, ये बहुत एग्जाम में मिलेंगे देखने को आपको, प्रैक्टिस जरूर करिएगा अगर आपको एग्जाम वाकई देना है तो सीरियस होके, ठीक है। थैंक यू।